नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में। इनको कहते हैं कैबिनेट कमेटीज़। तो कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, और ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके आगे लिख लीजिए विशेषताएं, और एक एक करके हम लोग विशेषताएं देखेंगे मंत्रिमंडलीय समितियों की। तो पहली विशेषता ये होती है कि ये गैर संवैधानिक होती हैं, अर्थात इनका गठन संविधान के माध्यम से नहीं किया जाता। संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये गैर संवैधानिक होती हैं, या इसको कहीं कहीं पे संविधानेतर भी लिखा होता है, तो वो एक ही मतलब होता है, अर्थात संविधान से इतर, अर्थात इनकी संरचना संविधान में नहीं है। दूसरा, मंत्रिमंडलीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी और एक तदर्थ। तदर्थ मतलब एडॉक। आपने देखा होगा कि लोगों की एडॉक पे भर्ती होती है, तो ये मांग के अनुसार समय समय पर गठित की जाती हैं जो समितियां, उनको कहते हैं तदर्थ समितियां। और जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो बनी रहती हैं, उनको कहते हैं स्थायी समितियां। तो इस तरीके से तदर्थ जो होती हैं वो अस्थायी समितियां होती हैं, जबकि स्थायी स्थायी समितियां होती हैं। इसके साथ साथ समय की अनिवार्यता व परिस्थिति की मांग के अनुसार इनका गठन किया जाता है। और इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका गठन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। इनकी संख्या, संज्ञा और गठन समय के साथ बदलता रहता है। तो इनकी संख्या 3 से 8 हो सकती है, और इसमें सामान्यतः केवल कैबिनेट मंत्री ही सदस्य होते हैं इन समितियों के। लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी इनकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन सामान्यतः केवल कैबिनेट मंत्री ही इनके सदस्य होते हैं। पांचवी प्रमुख विशेषता है, इसका प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी समिति में सदस्य है, किसी समिति में शामिल है, तो वही अध्यक्षता करेगा। समितियां मुद्दों के हल के साथ साथ मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव भी बनाती हैं, और इसके साथ ही निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा जो है वो कर सकता है। तो इस तरीके से समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए एक तरीके की युक्ति की तरह कार्य करती हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं और प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। मंत्रिमंडल समितियों की सूची। 1994 में 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थीं। तो 1994 में 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थीं। उसके बाद में 2013 में 10 मंत्रिमंडलीय समितियां बचीं, और फिर 2016 में इनको कम करके 6 कर दिया गया, और फिर 2019 में 2 अन्य समितियां जोड़ी गईं। तो इस तरीके से इस समय मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची अगर देखी जाए तो 8 मंत्रिमंडलीय समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। 6 तो यही हैं, जो 2016 में 6 थी वो ये हैं: राजनीतिक मामलों के लिए समिति, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए समिति, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, 5वीं संसदीय मामलों संबंधी समिति, और 6ठी आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तो ये 6 थी, लेकिन 2019 में 2 अन्य मंत्रिमंडलीय समितियों को ऐड किया गया है इसमें, जिसमें एक आ जाती है कि निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति, और दूसरी आ जाती है कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। तो इस तरीके से इस समय 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, जिसमें संसदीय मामलों संबंधी समिति और आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, इन दोनों की अध्यक्षता करता है होम मिनिस्टर। गृह मंत्री जो यूनियन
होम मिनिस्टर है वो इनकी अध्यक्षता करता है। किसकी? संसदीय मामलों संबंधी समिति की और आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की। और जो बची 6 समितियां, उन सब की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य क्या होते हैं। तो राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है वो राजनीतिक परिस्थिति संबंधी मामलों को देखती है। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है और उनमें समन्वय स्थापित करती है। नियुक्ति समिति जो है वो केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों के उच्च पद पर नियुक्ति तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। तो ये नियुक्ति समिति से संबंधित कार्य हो गए। संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका और कार्यों को देखती है। इस तरीके से 8 में से 6 मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि 2 की होम मिनिस्टर करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। आगे चलते हैं। मंत्रियों के समूह। देखिए, मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त कुछ विभिन्न मुद्दों एवं विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया जाता है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि कुछ को अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजने का अधिकार प्राप्त होता है और मंत्रिमंडल उस पर निर्णय लेती है। तो एक तरीके से मंत्रियों के समूह में आपको ये याद रखना है कि मंत्रियों का समूह का गठन विभिन्न मुद्दों और विषयों को देखने के लिए किया जाता है, जो कि मंत्रिमंडलीय समितियों से इतर होते हैं। ये खुद भी निर्णय ले सकते हैं या अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेज भी सकते हैं। ये लेक्चर छोटा था क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है, इसलिए इस लेक्चर में इतना ही है। आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, क्योंकि कोरोना से अभी हमें और काफ़ी जंग लड़नी है। इसी अनुरोध के साथ में मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 22 के साथ में, संसद को लेकर।